नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में और हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था और लास्ट में हम लोगों ने उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय का तुलनात्मक अध्ययन भी किया था इससे पहले। तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। आज हम लोग देखने वाले हैं अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में, जिसमें आपके जिला न्यायाधीश आएंगे और उसके नीचे के जो न्यायाधीश होते हैं, सत्र न्यायाधीश होते हैं और सिविल मामलों के न्यायाधीश होते हैं और आपके आपराधिक मामलों के अलग न्यायाधीश होते हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा ग्राम न्यायालयों के बारे में पढ़ेंगे, लोक अदालतों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इससे पहले के जितने भी वीडियोज हैं वो सब आप लोग जाकर के देख लीजिए। हम लोग कार्यपालिका पढ़ चुके हैं, विधायिका पढ़ चुके हैं, न्यायपालिका भी अब समाप्ति होने वाला है और उससे पहले के जितने भी पोर्शंस हैं 1773 से लेकर के और आजादी तक के जितने भी एक्ट्स थे, ब्रिटिश कानून थे, वो सब हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा मूल अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया, ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। तो वो सारे वीडियोज आप लोग जाकर के देख लीजिए, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इंफोटेनमेंट में। तो आइए सर्वप्रथम जो है हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, अधीनस्थ न्यायालयों के स्ट्रक्चर, संरचना के बारे में देख लेते हैं। सर्वप्रथम जो आपका आता है उच्च न्यायालय आता है। सब सर्वोच्च स्तर पर आपका सर्वोच्च न्यायालय है, उसके अंतर्गत आपका राज्यों में उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो होता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है। जब वह जिला का जो न्यायाधीश होता है, जब वह सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है, जबकि जब आपराधिक या फिर फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसको सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। और कुल मिलाकर के इनको जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय कहा जाता है। उसके अंतर्गत आपका दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका सिविल मामले होते हैं, जिसमें आपका दहेज से जुड़े मामले हो गए, विवाह से जुड़े हुए मामले हो गए, तलाक इत्यादि से जुड़े हुए मामले हो गए। मतलब ऐसे मामले जिसमें मारपीट वगैरह नहीं है, मतलब कि किसी कत्ल की संभावना नहीं है, बलात्कार वगैरह नहीं है, इन सब मामलों को फौजदारी मामला कहा जाता है। और बाकी जो मामले होते हैं आपका दहेज से जुड़े, विवाह से जुड़े, तलाक से जुड़े, जमीन वगैरह के बंटवारे से जुड़े, उनसे जुड़े विवाद के बारे में जितने भी मामले होते हैं उनको सिविल मामले कहते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए मामले, ये सब मामले सिविल मामले होते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अंतर्गत दो प्रकार के मामले हो गए, एक सिविल मामले और एक हो गए आपके आपराधिक मामले। तो सिविल मामलों के लिए जो है जिला न्यायाधीश के अंतर्गत एक होता है आपका सिविल न्यायालय होता है, जो कि आपका दीवानी पक्ष को देखता है, और दूसरा होता है आपका आपराधिक न्यायालय, जो कि आपका फौजदारी पक्ष को देखता है। ठीक है, अब इसमें जो होते हैं सबसे ऊपरी क्रम में आपका वरिष्ठ सिविल जज होता है। सबसे ऊपरी क्रम में वरिष्ठ सिविल जज होता है, उसके अंतर्गत आपका प्रथम श्रेणी का सिविल जज होता है, और सबसे नीचे जो होता है उसको मुंसिफ जज कहते हैं या फिर आपका कनिष्ठ सिविल जज कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखें फौजदारी मामलों की तरफ। तो यहाँ पर जो है आपका मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होता है, जिसको सीजेएम कहा जाता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, और उसके अंतर्गत जो है आपका प्रथम श्रेणी का न्यायिक दंडाधिकारी होता है और सबसे नीचे आपका द्वितीय श्रेणी का न्यायिक दंडाधिकारी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने संरचना देखा। सबसे ऊपर आपका राज्य में उच्च न्यायालय हो गया, उसके अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश हो गया, और उसके अंतर्गत दो तरह के मामले हो गए आपके सिविल मामले और दीवानी मामले, और सबके लिए अलग अलग न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियुक्ति के बारे में। ठीक है, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई, आपका पदस्थापना हो गया, प्रोन्नति हो गया, ये सब जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, हाई कोर्ट के परामर्श से। राज्यपाल के द्वारा किया जाता है उच्च न्यायालय के परामर्श से। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रोन्नति, मतलब कि प्रस्थापना इत्यादि के बारे में जो भी निर्णय होता है, नियुक्ति इत्यादि के बारे में जो भी निर्णय होता है, वह राज्यपाल लेते हैं उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद। ठीक है,
और योग्यताओं के बारे में देख लेते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की योग्यता के बारे में देख ले तो उनको जो है केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए अधिवक्ता के रूप में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है। वो कम से कम 7 वर्ष का, न्यूनतम 7 वर्ष का उनको कार्य अनुभव होना चाहिए अधिवक्ता के रूप में, ठीक है। इसके अलावा है आपका हाई कोर्ट के द्वारा उनके नियुक्ति की सिफारिश की गई हो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो यह 3 प्रकार की योग्यताएं उनकी हो गई, ठीक है। पहला हो गया कि राज्य या फिर केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। दूसरा हो गया कि 7 वर्ष का अनुभव, न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए अधिवक्ता के रूप में। और तीसरा हो गया कि हाई कोर्ट के द्वारा उनके नियुक्ति की सिफारिश की जानी चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो होते हैं वह सिविल तथा आपराधिक दोनों मामलों में इनका मूल या फिर अपीलीय अधिकारिता होता है। मूल या फिर अपीलीय अधिकारिता कहने का मतलब यह होता है कि इनके अधीनस्थ जो भी न्यायालय है उनके फैसलों के खिलाफ अपील जो है यह सुनता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सिविल मामलों में इनकी जो अधिकारिता होती है, सिविल मामलों में जो अधिकारिता होती है वह असीमित होती है या फिर अनंत होती है, ठीक है। मतलब सिविल मामलों में वह किसी भी प्रकार का मामला जो है वह देख सकता है, ठीक है। जबकि आपराधिक मामलों में जो है यह उम्र कैद दे सकता है या फिर मृत्यु दंड भी दे सकता है। लेकिन यदि जिला एवं सत्र न्यायाधीश से किसी अभियुक्त को मृत्यु दंड मिलता है तो उसका जो अनुमोदन है, उसकी जो स्वीकृति है वह हाई कोर्ट के द्वारा होना अनिवार्य है, तभी मृत्यु दंड जो है वह लागू होगा, प्रवर्तित होगा, ठीक है, वरना नहीं होगा। यह याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय के द्वारा उसका अनुमोदन जो है या फिर स्वीकृति जो है वह आवश्यक हो जाता है, ठीक है। यदि अभियुक्त आगे अपील नहीं भी करना चाहे, मान लिया किसी अभियुक्त को, किसी गुनहगार को सजा दी गई, मृत्यु दंड की सजा दी गई जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा, जिला न्यायाधीश नहीं सत्र न्यायाधीश के द्वारा उसको सजा दी गई मृत्यु दंड की, और वह अपील आगे हाई कोर्ट में नहीं भी करना चाहता है, तब भी जो है उच्च न्यायालय उसका अनुमोदन करेगी, तभी जाकर के उसको मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। यह याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं सिविल मामलों के अन्य न्यायाधीशों के बारे में। यहां तक हम लोगों ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के बारे में देखा और अब हम लोग देखेंगे सिविल मामलों में अन्य न्यायाधीशों के बारे में। तो इनकी जो अधिकारिता होती है, प्रत्येक राज्य जो है उसका विधानमंडल अपने यहाँ के सिविल कोर्ट का, ठीक है, सिविल कोर्ट का अधिकारिता सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो राज्य विधानमंडल के द्वारा अधिकारिता इसकी सुनिश्चित की जाती है, ठीक है। मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज के बारे में देखें तो इसकी सीमित अधिकारिता होती है। लगभग सामान्यतः जो है 3 लाख तक के मामलों का निपटारा, 3 लाख रुपए तक के मामलों का निपटारा जो है वह कनिष्ठ जज कर सकता है, जो सबसे निचले स्तर का होता है, मुंसिफ या फिर कनिष्ठ सिविल जज, ठीक है। प्रथम श्रेणी का जो सिविल जज है उसकी असीमित अधिकारिता होती है, मतलब कि जैसा हम लोगों ने देखा मुंसिफ जज के मामले में कि 3 लाख तक के मामले को सुन सकता है, लेकिन आपका जो ये है आपका प्रथम श्रेणी का जो सिविल जज है वह असीमित रुपए के मामले भी सुन सकता है, मतलब 3 लाख हो, 4 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, इसमें कोई भी सीमा तय नहीं की गई है कि इतने ही रुपए तक का मामला यह सुनेगा। इसकी जो अधिकारिता होती है, इसकी जो शक्ति होती है सिविल मामलों में यह असीमित होती है, ठीक है। और कुछ राज्यों में क्या किया गया है कि इसको नहीं दिया, प्रथम श्रेणी के सिविल जज को नहीं दिया गया है असीमित अधिकारिता, वरिष्ठ सिविल जज जो होता है उसको असीमित अधिकारिता दी गई है। तो हर एक ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है यह हर राज्य में इसी प्रकार का स्ट्रक्चर हो यह जरूरी नहीं है, सामान्यतः इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए मैंने यह उदाहरण स्वरूप दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखा, आगे देख लेते हैं। तो जिला न्यायाधीश जो होता है वह जिले का सर्वोच्च सिविल न्यायाधीश होता है। जैसे मैंने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो होता है वह उच्च न्यायालय के नीचे सबसे सर्वोच्च पद पर होता है और
जब वो सिविल मामले की सुनवाई करता है तो उसको जिला न्यायाधीश कहते हैं, और जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो उसको सत्र न्यायाधीश कहते हैं। तो वही यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है कि जिला न्यायाधीश जो होता है वह सर्वोच्च अधिकारी होता है हाई कोर्ट के नीचे, ठीक है, जिले का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है। प्रेसिडेंसी नगरों यानी कि महानगरों में जो है, महानगरों में कौन कौन आ गया आपके, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। तो महानगरों जिनको कि प्रेसिडेंसी नगर भी कहा जाता है, इसमें लघु वाद न्यायालय भी होता है। उसमें लघु वाद न्यायालय होता है जो कि बहुत कम राशि का सिविल मामला जो होता है उसमें निपटारा किया जाता है। इसके बाद देखें तो चारों महानगरों के हाई कोर्ट्स को कुछ सिविल मामलों में आरंभिक अधिकारिता दी गई है। अन्य हाई कोर्ट्स का कार्य जो है वह जिला न्यायाधीश के निर्णयों पर अपील सुनना ही है केवल। मतलब जो चारों महानगर हैं, आपका दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, मुंबई है, इनके हाई कोर्ट्स के पास भी जो है सिविल मामलों में अधिकारिता होती है। लेकिन अन्य जो हाई कोर्ट है, इन चारों को छोड़ करके अन्य जो हाई कोर्ट्स है वह सिविल मामलों में केवल अपील सुनेंगे। मतलब जिला न्यायाधीश के जो फैसला है उसके विरुद्ध केवल अपील सुनेंगे, डायरेक्ट हाई कोर्ट में सिविल मामला नहीं जाता है, ठीक है, यह जरूर याद रखिएगा। इन चारों न्यायालयों को छोड़ करके, मतलब जो चारों महानगर के उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उनको छोड़ करके बाकी अन्य न्यायालयों में डायरेक्ट मामला नहीं जाता है, उनमें अपीलीय अधिकारिता होती है। मतलब कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश से जो फैसला आएगा उसके विरुद्ध जो है हाई कोर्ट में अपील की जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यदि संसद या राज्य विधानमंडल ने कुछ मामले किसी प्राधिकरण को सौंप दिए हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारा आपका जल प्राधिकरण बनाया जाता है, विभिन्न प्रकार के ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। तो यदि राज्य विधानमंडल ने कोई मामला, कोई विशेष मामला जो है यदि किसी विशेष अदालत को या फिर ट्रिब्यूनल को सौंप दिया है, तब उन मामलों पर जिला न्यायालय जो है या फिर जिला न्यायाधीश जो है उसकी अधिकारिता नहीं रह जाती है, यह जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा सिविल मामलों पे अन्य न्यायाधीशों के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं सिविल आपराधिक मामलों में अन्य न्यायाधीशों के बारे में, ठीक है। आपराधिक मामलों में देखें तो यहाँ पर आपका, जैसे यहाँ पर आपका सिविल मामले में जिला न्यायाधीश होता था, वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्र न्यायाधीश हो जाएगा, ठीक है। 1973 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता पारित होने से पहले, 1973 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता पारित होने से पहले जो आपराधिक मामले होते थे वह उच्च न्यायालयों में शुरू किए जा सकते थे, ठीक है। आपराधिक मामले जो है वह उच्च न्यायालयों में शुरू किए जा सकते थे, लेकिन जब से 1973 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो है आपका लागू हुआ, तब से जो है उच्च न्यायालयों में अपील की जा सकती है। डायरेक्ट जो है आपराधिक मामले नहीं जाते हैं, कहाँ, उच्च न्यायालयों में नहीं शुरू किए जा सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये सभी मामले जो होते हैं वह अधीनस्थ न्यायालयों में ही शुरू होते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तो द्वितीय श्रेणी, यहाँ पर जो द्वितीय श्रेणी का दंडाधिकारी है, जो द्वितीय श्रेणी का न्यायिक दंडाधिकारी है, वह 1 वर्ष के कारावास की सजा दे सकता है या फिर 1000 तक का आर्थिक जुर्माना या दंड लगा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका प्रथम श्रेणी का जो न्यायिक दंडाधिकारी होता है वह आपका मतलब कि 3 वर्ष का सजा दे सकता है और 5000 तक का जो है आर्थिक जुर्माना लगा सकता है या फिर दंड दे सकता है। और उसके ऊपर जो आपका सीजेएम होता है, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिसको कहते हैं सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वह जो है आपका 7 वर्ष तक के कारावास की सजा दे सकता है और आर्थिक दंड का मामला जो है यहाँ पर असीमित है, ठीक है, यहाँ पर कोई सीमा नहीं लगाई गई है, ठीक है। तो यह यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। और जो ये है आपका अपर मुख्य न्यायाधीश जिसको कहते हैं, सीजेएम जिसको कहते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यह अपने अधीनस्थ जो न्यायालय है आपके प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी हो गया, द्वितीय न्यायिक दंडाधिकारी हो गया, इन सबके फैसलों के खिलाफ अपील भी सुनता है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो सत्र न्यायाधीश जो है वह उम्र कैद या फिर, ये पॉइंट हम लोग देख चुके हैं कि सत्र न्यायाधीश जो है वह उम्र कैद या फिर मृत्यु दंड की सजा भी दे सकता है, लेकिन उसका अनुमोदन जो है वह हाई कोर्ट से आवश्यक हो जाता है, यह याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं लोक अदालतों के बारे में।
लोक अदालतों के बारे में यदि देखें तो वे मामले जो दाखिल नहीं हुए, मतलब कि अदालत में दाखिल नहीं हुए हैं या फिर अदालत में लंबित पड़े हुए हैं, उनका शांतिपूर्ण निपटारा हो सके, दोनों पक्षों को आपस में बिठा करके और उनका शांतिपूर्ण निपटारा हो सके, समझौता किया जा सके, इसके लिए जो है लोक अदालतों की स्थापना की गई है। ठीक है, लोक अदालत की अध्यक्षता जो है वह कोई एक न्यायाधीश करता है। ठीक है, जनरली जो होता है सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, रिटायर्ड जज होता है, वही इसकी अध्यक्षता करता है। इसके अलावा दो अन्य सदस्य इसमें होते हैं, एक वकील होता है और एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है। तो यह इसकी संरचना होती है। ठीक है, कोई न्यायालय शुल्क इसमें नहीं लगाया जाता है, इसमें जो है कोई भी न्यायालय का शुल्क नहीं लगाया जाता है लोक अदालत में, और दोनों पक्ष जो है वह सीधे न्यायाधीश से बात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें कोई वकील वगैरह की जरूरत नहीं है, यदि दोनों पक्ष चाहें तो सीधे न्यायाधीश से बात कर सकते हैं और आपसी मतलब कि समझौते के हिसाब से वाद विवाद का निपटारा कर सकते हैं। और इसकी स्थापना इसीलिए की गई थी कि न्यायालय पर जो है मतलब छोटे छोटे मामलों का भी बोझ बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, इसके लिए लोक अदालत की स्थापना की गई थी और धीरे धीरे यह जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी हुआ है। ठीक है, आपका सर्वप्रथम जो है गुजरात में इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम आयोजन जो हुआ था गुजरात में हुआ था 1982 में। ठीक है, और लोक अदालतों के फैसलों को वैधानिक समर्थन देने के लिए आपका वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया था। जब लोक अदालतें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होने लगी तब उनके फैसलों को वैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए आपका ये वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया था, ताकि उनको वैधानिक समर्थन जो है वह प्राप्त हो सके। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो लोक अदालत के समक्ष कार्यवाही जो होती है वह भारतीय दंड संहिता 1860 में निर्धारित अर्थों के संदर्भ में समझी जाती है। ठीक है, मतलब भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार जो है उसमें कार्यवाही हो रही है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक लोक अदालत जो होता है वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के संदर्भ में एक सिविल कोर्ट माना जाएगा, ऐसा नियम है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के संदर्भ में प्रत्येक जो आपका लोक अदालत है उसको एक सिविल कोर्ट की तरह माना जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध लोक अदालत जो निर्णय देती है उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं फास्ट ट्रैक न्यायालय के बारे में। तो फास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें कि मतलब कि मामला जो है वो अदालत में पेंडिंग है, ट्रायल चल रहा है और जो अभियुक्त है वह जेल में बंद है। इस प्रकार का बहुत सारा मामला होता है। ऐसे भी बहुत सारे मामले होते हैं जिसमें ट्रायल चल रहा है और अभियुक्त जो है वह बेल पर छूटा हुआ है, मामला जो है घिसता जा रहा है, सालों दर साल चलते जाता है, तारीख पर तारीख आती जाती है। वो आपने सुना होगा ना दामिनी में जो सनी देओल का डायलॉग है कि तारीख पर तारीख आती है लेकिन फैसला नहीं आता है। जैसा तो ऐसा ही मामला जो होता है उन सब मामलों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना की जाती है। और कई बार आप लोग देखते हैं कि बहुत कुछ मामले जो मीडिया में उछाले जाते हैं या फिर मीडिया में जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मामले हो जाते हैं, जैसे आपका ये आपका रेप का मामला था, दिल्ली वाला जो है आपका निर्भया कांड वाला मामला जो था उसको फास्ट ट्रैक किया गया था। विभिन्न अन्य मामलों को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंप दिया जाता है ताकि उसका त्वरित निर्णय संभव हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की गई थी। 11वें वित्त आयोग ने पहली बार जो है 1734 फास्ट ट्रैक्स बनाने के लिए जो है आपका वित्त पोषण किया था, आपका मतलब कि पैसा मुहैया कराया था, धन मुहैया कराया था और उसके हिसाब से जो है सबसे पहली बार आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई थी 11वें वित्त आयोग के बाद। ठीक है, प्रायोगिक तौर पर जो है 5 वर्षों के लिए आपका सन 2000 से लेकर के 2005 तक जो है प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम 5 वर्षों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना की गई थी और उनसे यह मतलब कि अपेक्षा की गई थी कि वह जो है सर्वप्रथम वैसे मामले निपटाएंगे जिसमें ट्रायल चल रहा है अभियुक्त का और अभियुक्त जो है वह जेल में बंद है। ठीक है, और दूसरे स्तर पर दूसरी प्राथमिकता उन मामलों को दी जाएगी जो मामले 2 साल से अधिक समय से लंबित हैं और उसमें जो अभियुक्त हैं वह
बेल पर छूटा हुआ है, जमानत पर रिहा हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे मामले उनसे सुने जाएंगे और इससे अपेक्षा की जाती है कि इससे अपेक्षा की गई थी शुरुआत में कि मतलब कि प्रत्येक माह जो है, यहाँ पर प्रत्येक माह होना चाहिए, प्रत्येक माह जो है वह फास्ट ट्रैक कोर्ट 14 सेशन ट्रायल केसेज, मतलब वैसे केसेज जो कि सत्र में चल रहे हैं, अभी ट्रायल उनका चल रहा है, वैसे 14 केस निपटाएंगे और 20 से 25 सिविल तथा आपराधिक मामलों का निपटारा भी करेंगे, ऐसा उनसे अपेक्षा किया गया था। वैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वह बहुत सारे बनाए जाते हैं राज्य सरकारों के द्वारा, जो है राज्य विधानमंडल के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा ही मान करके चलिए कि अनेक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं। वैसे न्यायालय में फिर भी मामले लंबित ही रह जाते हैं, ये करंट का मामला है, हम लोग कभी बाद में देखेंगे इसके बारे में या फिर करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे कि क्यों मामले लंबित रह जाते हैं, क्यों न्याय प्रक्रिया इतनी स्लो है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रावधानों के बारे में, आपका जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके बारे में, जो प्रमुख अनुच्छेद है उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो आपके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, चाहे वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश हो या फिर उसके अधीनस्थ जो भी न्यायालय होते हैं, वह सब हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के प्रशासनिक एवं न्यायिक नियंत्रण के तहत कार्य करते हैं, ठीक है। संविधान के भाग 6 में, संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक जो है अधीनस्थ न्यायालयों की चर्चा की गई है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में अनुच्छेद 233 से लेकर के 37 तक अधीनस्थ न्यायालयों की चर्चा की गई है। इसके अलावा अधिकारिता, शक्तियां एवं कार्य जो है वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 दीवानी मामलों में तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 फौजदारी मामलों में उनके तहत तय किए जाते हैं। इनकी शक्तियां, कार्य इत्यादि, ठीक है। शक्तियां, कार्य एवं अधिकारिता इत्यादि जो है आपका देख सकते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत तय किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 233 में जो है वह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 34 में जो है न्यायिक सेवा के अन्य पदों की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 235 में जो है हाई कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण के संबंध में शक्तियों के बारे में दिया गया है, ठीक। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो राज्यपाल जो है हाई कोर्ट एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह पर, मतलब कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि राज्यपाल जो है वह उच्च न्यायालय के परामर्श से मतलब कि उसकी नियुक्ति करेगा। लेकिन उसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश है अधीनस्थ न्यायालयों में, जो अन्य न्यायाधीश हैं, आपका प्रथम श्रेणी का सिविल जज हो गया, द्वितीय श्रेणी का सिविल जज हो गया, वरिष्ठ सिविल जज हो गया, इधर आपका प्रथम श्रेणी का न्यायिक दंडाधिकारी हो गया, द्वितीय श्रेणी का न्यायिक दंडाधिकारी हो गया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया। तो इन सब की जो नियुक्ति है वह हाई कोर्ट से तो सलाह लेता ही है, इसके अलावा उसकी नियुक्ति में वह जो है राज्य लोक सेवा आयोग से भी सलाह लेता है, ठीक है। यह जरूर याद रखिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह पर जो है जिला न्यायाधीश से नीचे के पदों पर नियुक्ति की जाती है, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग और हाई कोर्ट दोनों से वह सलाह लेगा। सभी न्यायाधीशों के अस्थायीकरण, मतलब कि उनको अस्थायी पद देना, ठीक है। इसके अलावा प्रोन्नयन, मतलब कि उनका प्रमोशन, स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर इत्यादि के आदेश जो है वह हाई कोर्ट को स्वयं देने का अधिकार है। हाई कोर्ट जो है उसको स्वयं अधिकार है कि वह इस प्रकार के आदेश दे सकता है, मतलब कि जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके उन न्यायाधीशों के मतलब कि प्रमोशन के बारे में, उनके ट्रांसफर के बारे में, इन सब के बारे में जो वह निर्णय स्वयं दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा किसी न्यायाधीश की सेवा समाप्त करने, किसी न्यायाधीश की सेवा समाप्त करने या फिर वरिष्ठता को कम करने, मतलब उनका जो सीनियरिटी है उसको कम करने के संदर्भ में जो है आपका राज्यपाल लोक सेवा आयोग से सलाह लेकर नहीं करता है इस प्रकार का निर्णय, परंतु इस संदर्भ में हाई कोर्ट का परामर्श मानने को वह बाध्य होता है। मतलब कि यदि किसी जिला न्यायाधीश के अंतर्गत, जिला न्यायाधीश के नीचे का कोई भी आपका जो अधीनस्थ न्यायालय है, ये सब जो भी न्यायालय है उसके न्यायाधीशों का जो है वरिष्ठता क्रम को कम करना है, ठीक है, या फिर उनका जो है क्या करना है, उनका सेवा समाप्त करना है, ठीक है। यदि
सेवा समाप्त करना है किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश का, या फिर उनका वरिष्ठता क्रम जो है उसमें कमी लाना है, तब जो राज्यपाल है वह राज्य लोक सेवा आयोग से सलाह नहीं लेगा, लेकिन हाई कोर्ट से सलाह जरूर लेगा, और हाई कोर्ट का सलाह जो है वह मानने के लिए राज्यपाल उस स्थिति में बाध्य होता है। यह जरूरी है, याद जरूर रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं ग्राम न्यायालयों के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जा चुके हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं ग्राम न्यायालयों के बारे में। तो ग्राम न्यायालयों के बारे में यदि हम लोग देखें तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत इनकी स्थापना की गई है, और इनका जो प्रावधान, इनके बारे में जो भी शक्तियां इत्यादि के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह सब इसी अधिनियम के तहत किया गया है, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत। ठीक है, राज्य सरकारों के द्वारा हाई कोर्ट के परामर्श से, राज्य सरकारों के द्वारा अपने राज्य के हाई कोर्ट के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जाती है, यह याद रखिएगा। इसके अलावा जो है ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए जो भी गैर आवर्ती खर्च होता है उस पर जो खर्च की सीमा केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है वह है 18 लाख रुपए। मतलब कि एक ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए 18 लाख रुपए तक जो है वो खर्च किए जा सकते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा सीमा लगाया गया है। ठीक है, और विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट के आधार पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है, यह जरूर याद रखिएगा। विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट के आधार पर ही ग्राम न्यायालय अधिनियम भी बनाया गया था और ग्राम न्यायालयों की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। और इसका लक्ष्य क्या है, तो ग्रामीण नागरिकों को डोर स्टेप पर, मतलब उनके द्वार तक न्याय की पहुंच उपलब्ध हो सके, इस कारण से ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई थी। तो यह जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ग्राम न्यायालयों के बारे में यदि शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है मेंस में तो आप लिख सकते हैं ये सब पॉइंट। ठीक, अब आगे देख लेते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। तो ये जो होते हैं चलंत न्यायालय होते हैं। चलंत न्यायालय कहने का मतलब है कि एक जगह पर स्थापित नहीं होते, अस्थायी रूप से एक ही जगह पर स्थापित नहीं होते हैं, चलते फिरते न्यायालय होते हैं, कभी यहाँ बैठ गए कभी वहाँ बैठ गए। जैसा मैंने बताया कि ग्रामीण नागरिकों के द्वार तक न्याय की पहुंच उपलब्ध कराते हैं। तो ग्रामीण नागरिक एक ही थोड़ी होता है, हर घर में, मतलब हर घर तो अलग अलग होता है, तो कभी कहीं बैठ सकता है कभी कहीं बैठ सकता है, इस कारण से इसको चलंत न्यायालय कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दीवानी एवं फौजदारी दोनों मामलों के लिए जो है यह न्यायालय होता है। दीवानी मामला और फौजदारी मामला दोनों के लिए यह न्यायालय होता है। ठीक है, इसमें दोनों न्यायालयों की शक्तियां होती हैं। ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी की अदालत होती है, यह भी याद रखिएगा। ग्राम न्यायालय जो होता है वह प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी की अदालत होती है। प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, सीजीएम के नीचे होता है प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी। ठीक है, तो उसका न्यायालय यह होता है ग्राम न्यायालय। ठीक है, और ग्राम न्यायालय की पीठ जो होती है, ग्राम न्यायालय की पीठ जो होती है सामान्यतः मध्यवर्ती पंचायती मुख्यालय पर बैठती है। जो पंचायत का मुख्यालय होता है, मतलब कि गांव के बीच में जो पंचायत के बीच में जो पंचायत का मुख्यालय होता है वहीं पर इसका जो पीठ होता है वह बैठता है। ठीक है, यह इसका पॉइंट है। नेक्स्ट है, प्रत्येक पंचायत के लिए जो है एक ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाती है। प्रत्येक पंचायत के लिए, यदि पंचायत बहुत बड़ा नहीं है तो पंचायतों के समूह के लिए एक ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सिविल मामलों में अपील जो है वह जिला न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी, और मतलब कि जो ग्राम न्यायालय ने निर्णय दिया है उसके विरुद्ध अगर अपील करना है तो सिविल मामला यदि है तो जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकते हैं, और यदि आपराधिक मामला है तो सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकते हैं। यही पॉइंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दोनों ही मामलों की सुनवाई, मतलब कि यदि अपील की जाती है ग्राम न्यायालय के फैसले के विरुद्ध, जिला या फिर जो सत्र न्यायाधीश है उसमें यदि अपील की जाती है तो दोनों ही मामलों में, चाहे वो दीवानी मामला हो या आपराधिक मामला हो, दोनों ही मामलों में सुनवाई और निस्तारण यानी कि मामले के निपटान से संबंधित जो सीमा है वह 6 माह है। मतलब कि 6 माह के अंदर जो है सुनवाई भी हो जाना चाहिए और उसका निपटारा भी हो जाना चाहिए, ऐसा इस का अधिनियम में दिया हुआ है। ठीक है,
आगे देख लेते हैं राजस्व न्यायालय के बारे में। तो राजस्व न्यायालय के संदर्भ में जो है ना, ऊपर से नीचे तक वरीयता का एक क्रम है, समझे, वरीयता का क्रम है, जिसमें सबसे नीचे जो होता है, सबसे नीचे के स्तर पर, जिले में सबसे नीचे के स्तर पर जो होता है वह तहसीलदार होता है, ठीक है। और तहसीलदार की सहायता के लिए एक नायब तहसीलदार होता है। तहसीलदार का काम क्या होता है? माल गुजारी की वसूली करना और अपने तहसील में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, इसका काम होता है तहसीलदार का। तहसीलदार से ऊपर की ओर चले तो वहाँ पर होता है आपका एसडीएम। प्रत्येक जिला जो होता है वह आपका सब डिवीजन में बटा होता है, ठीक है। प्रत्येक जिला जो होता है वह सब डिवीजन में बटा होता है, और सब डिवीजन जो होता है वह आपका तहसील में बटा होता है। तो तहसील में तो हम लोगों ने तहसीलदार को देख लिया। अब सब डिवीजन की बात करें तो सब डिवीजन में जो उसका प्रमुख होता है, सब डिवीजन का जो प्रमुख होता है उसको एसडीएम कहते हैं, मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं। और इसका काम भी जो होता है, तहसीलदार जो फैसला देता है उसके मामले पर सुनवाई करना इसका काम होता है। माल गुजारी की वसूली कराना इसका काम होता है, और राजस्व से जुड़े मामले को निपटारा इसका काम होता है। और साथ में अपने क्षेत्र में, मतलब अपना जो उसका सब डिवीजन है उसमें शांति व्यवस्था कायम रखना भी उसका जो होता है कार्य होता है, ठीक है। उसके ऊपर चलते हैं, एसडीएम के ऊपर चलते हैं तो आपका कलेक्टर होता है, ठीक है, जिसको उसको बोलते हैं कलेक्टर, ठीक। तो कलेक्टर का जो काम होता है वह एसडीएम जो फैसला देता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो फैसला देता है उसके खिलाफ जो है अपील जो है आपका किया जाता है कलेक्टर के पास, ठीक है। और कलेक्टर का काम भी वही होता है कि अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखे और राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई करता है यह, ठीक है। और कलेक्टर को हिंदी में जिलाधीश भी कहते हैं, ठीक है। और जिलाधीश के ऊपर जो होता है वह आपका होता है कमिश्नर, ठीक है। प्रत्येक जिला जो होता है वह आपका कमिश्नर, प्रत्येक राज्य जो होता है वह प्रशासनिक सुविधा के लिए जो है आपका कमिश्नरियों में बटा होता है। और कमिश्नरी का जो प्रमुख होता है उसको कमिश्नर बोला जाता है, ठीक है। और उसका भी काम वही होता है राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई करना। और जिलाधीश जो फैसला देता है उसके खिलाफ मामलों की सुनवाई जो है आपका कमिश्नर के पास की जा सकती है, ठीक है। और कमिश्नरी में शांति व्यवस्था बनाए रखना भी उसका काम होता है। और कमिश्नर के ऊपर जो होता है वह आपका राज्य में एक राजस्व मंडल होता है जो कि मालगुजारी से संबंधित काम करता है, मालगुजारी वसूलवाने का काम करता है। इसके अलावा राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई करता है। और कमिश्नर के खिलाफ जो अपील होती है वह आपका राजस्व मंडल में की जाती है, ठीक है। तो यही यहाँ पर दिया हुआ, ये इसी स्ट्रक्चर के बारे में दिया हुआ है। एक बार फिर से बता देता हूँ, भू राजस्व के संबंध में राज्य स्तर पर जो होता है पृथक न्याय प्रणाली होती है, जो कि ये हम लोगों ने देखा। सबसे ऊपरी स्तर पर राजस्व मंडल होता है और सबसे नीचे जो होता है तहसीलदार का न्यायालय होता है। राजस्व मंडल के बारे में देखें तो प्रत्येक राज्य में एक राजस्व मंडल होता है और इसके निर्णय के विरुद्ध अपील जो है वह संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में की जा सकती है, ठीक है। इसके नीचे होता है आपका कमिश्नर या फिर आयुक्त होता है, ठीक है। यह क्या करता है? भू राजस्व या मालगुजारी संबंधी कार्य करता है, ठीक है। और मालगुजारी संबंधी कार्यों के लिए, भू राजस्व या मालगुजारी संबंधी कार्यों के लिए जो राज्य होते हैं वह विभिन्न कमिश्नरियों में बटे होते हैं और कमिश्नरी का जो प्रधान होता है वह कमिश्नर या फिर आयुक्त होता है। और यह जो है जिलाधीशों के मामले में अपील सुनता है और इसके अपील की सुनवाई जो है वह राजस्व मंडल में होती है, जैसा मैंने बताया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, उसके नीचे आपका जिलाधीश होता है। मालगुजारी की वसूली के लिए हर जिले में एक जिलाधीश होता है और यह जो है एसडीएम के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है। और इसके नीचे कौन होता है? एसडीएम होता है। आपका प्रत्येक जिला जो होता है वह सब डिवीजनों में बटा होता है और सब डिवीजन का जो आपका प्रमुख होता है वह आपका सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है। और यह जो है जिलाधीश के अधीन सब डिवीजन में राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई करता है, साथ ही अपने सब डिवीजन में शांति व्यवस्था भी बनाए रखता है। और इसके नीचे जो होता है आपका तहसीलदार होता है। सब डिवीजन को जो है तहसीलों में बांटा जाता है और तहसील का जो प्रमुख होता है उसको तहसीलदार कहते हैं। मालगुजारी की वसूली करना तथा शांति व्यवस्था बनाए रखना इसका कार्य होता है और इसकी सहायता के लिए नायब तहसीलदार होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में भी देख लिया है। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा हुआ है जिसमें हम लोग देखेंगे
PIL के बारे में, यानी कि याचिकाओं के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको कहा जाता है उसके बारे में देखेंगे, और न्यायिक सक्रियता के बारे में देखेंगे, और यदि संभव हुआ तो उसी में हम लोग जो है महान्यायवादी के बारे में भी देख लेंगे, और हमारा जो न्यायपालिका है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं, कार्यपालिका के, विधायिका के, न्यायपालिका के भी जो भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो सब आप लोग देखिए, और प्राचीन भारत के वीडियोज़ भी जा करके देखिए। मौलिक अधिकार से संबंधित वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है, तो वो भी आप लोग जरूर जा करके देखिए। सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस देखिए, जो कि आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसके अलावा BPSC 66th बैच में यदि आप लोगों को जुड़ना है तो बस 3-4 चैप्टर निकला है, उसमें मैंने आधुनिक भारत का इतिहास शुरू किया है, 3-4 चैप्टर निकला है। अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो ज़रूर इससे ज़रूर जुड़िए। 9 माह का कोर्स है, PT और मेंस दोनों की तैयारी की जाएगी। मात्र 2500 रुपये मैंने शुल्क रखा है, और इसमें आप लोगों को बेहतरीन नोट्स दिए जाएंगे, आपको करंट अफेयर्स दिए जाएंगे, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा। हर सप्ताह में एक टेस्ट सीरीज जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो 100 दिन का समय बचा हुआ है, पूरा जान लगा दीजिए और खूब मेहनत से तैयारी कीजिए, ताकि रिजल्ट जो है वह अध्ययन ग्रुप का ज़रूर से ज़रूर आए, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते बस इतना ही कहूँगा, पर्यावरण की रक्षा कीजिए, पानी को बचाइए, ठीक है, और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान कीजिए, माता पिता का आदर कीजिए, गुरुजनों का आदर कीजिए, नारी का सम्मान कीजिए, और अपने आप के भारतीय होने पर गर्व का अनुभव कीजिए। बच्चों एवं जो जीव जंतु हैं उनके प्रति दया का भाव रखिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।